दोस्तों, अगर आप बिल्कुल मेरी ही तरह स्पेस के कीड़े हैं तो आप ये तो जरूर जानते होंगे कि ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी ही एक गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हमारी इस गैलेक्सी के अलावा भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो आज के वक्त में एग्जिस्ट करती है। अगर आप ये बात जानते थे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो गैलेक्सीज ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट और बिलियंस ऑफ स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम को कहते हैं। हम सिर्फ एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक सोलर सिस्टम के एक छोटे से प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। इसी बात से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितने स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। ये 1 किलोमीटर बड़े पेपर पर एक स्मॉल डॉट से भी छोटा है। ये भी एक वजह है कि शायद हम अब तक किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। मिल्की वे ऐसी गैलेक्सी है जहां हम रहते हैं, और सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मिल्की वे नाम का एक स्टेट है जहां पर हम सब रहते हैं। अपना सोलर सिस्टम इस स्टेट में बिल्कुल एक छोटे शहर की तरह है और अर्थ आपके एरिया का लोकेशन है। अब अगर मिल्की वे एक स्टेट है तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि उसी की तरह दूसरा स्टेट यानी कि दूसरी गैलेक्सीज भी एग्जिस्ट करती होगी, जहां शायद किसी सिटी यानी सोलर सिस्टम में कोई ऐसा प्लैनेट जरूर होगा जहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक प्लैनेट के बारे में जानेंगे, बट सवाल यह है कि आखिर ये प्लैनेट इतना खास क्यों है। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार दूसरी गैलेक्सी में एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है, लेकिन आखिर इस एक्सोप्लैनेट को दूसरी गैलेक्सी से खोजा कैसे गया और कितने ऐसे गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। भले ही हमारी गैलेक्सी में नहीं, पर क्या हमें किसी दूसरी गैलेक्सी में लाइफ मिल सकती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब को ढूंढेंगे, तो बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं किसी दूसरी गैलेक्सी पर खोजे गए पहले एक्सोप्लैनेट के बारे में। दोस्तों, साल 1923 में एडविन हबल एक 4th ईयर एस्ट्रोनॉमर थे जो माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी पर काम किया करते थे। अपने 100 इंच हुकर टेलीस्कोप की मदद से वो आसमान को बहुत मजे से ऑब्जर्व करते थे। इन्हीं चीजों में उनकी वन ऑफ द फेवरेट चीज थी द स्पाइरल नेब्यूला। ये मिस्टीरियस गैस क्लाउड्स पूरे आसमान में फैले हुए थे और किसी को इसके नेचर के बारे में नहीं पता था। 1920s में हबल ने फैसला किया कि वो इसे समझने में अपना पूरा टाइम लगाएंगे। नेब्यूला को सिंपल वे में हम क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट कह सकते हैं जो आउटर स्पेस में होते हैं। हबल ऐसे ही एक नेब्यूला एंड्रोमेडा यानी कि M31 को ऑब्जर्व किया करते थे। ये स्पाइरल शेप्ड क्लाउड आपको नंगी आंखों से भी बहुत फेंटली दिख सकता है, हालांकि उसके लिए आसमान क्लियर और मूनलेस होना चाहिए। हबल ने उस नेब्यूला की इमेज एक फोटोग्राफिक प्लेट में कैप्चर की और उसमें उसने एक बहुत ही एक्साइटिंग नोवा यानी कि एक्सप्लोडिंग स्टार ऑब्जर्व किया। अगली रात उसने फिर से M31 की फोटो ली, इस उम्मीद में कि शायद एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी में वो उस नोवा को और अच्छे से देख पाएंगे। सेकंड प्लेट में नोवा को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन उस प्लेट पर एक और चीज थी जिससे वो हिस्ट्री ऑफ साइंस की लेजेंडरी चीज बन गई। जब हबल ने उस सेकंड प्लेट को ऑब्जर्व किया तो उससे ये पता चला कि वो नोवा नहीं था, बल्कि एक पर्टिकुलर तरह का स्टार था जो अपनी ब्राइटनेस को चेंज करता रहता है। इस टाइप के स्टार को सेफिएड वेरिएबल स्टार कहते हैं। अपने पहले के प्लेट्स ऑब्जर्व करके उन्होंने रियलाइज किया कि स्टार की फेंटनेस बहुत ही बड़े इम्प्लीकेशंस दिखा सकते हैं। इस स्टार और उसके आसपास का नेब्यूला मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होगा। उस टाइम सबको ये लगता था कि हमारे यूनिवर्स का साइज फाइनाइट होता है, लेकिन ये नेब्यूला उससे 3 गुना ज्यादा दूर था। आज एस्ट्रोनॉमर्स ने सक्सेसफुली ये पता लगा लिया है कि वो स्टार 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हबल ने डिस्कवर किया कि हमारा यूनिवर्स जितना सब सोचते थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और स्पाइरल नेब्यूला एंड्रोमेडा एक्चुअल में डिस्टेंट गैलेक्सी है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिवर्स में कंप्लीट सिस्टम्स ऑफ स्टार्स और गैसेस है जो हमारे मिल्की वे से बहुत दूर और अलग है। एस्ट्रोनॉमर्स ने पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत से गैलेक्सीज को स्टडी किया है जिनमें उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया है। गैलेक्सीज सिर्फ स्पाइरल शेप्स की ही नहीं होती, बल्कि गैलेक्सीज को 4 तरह के शेप्स में डिवाइड किया गया है: एलिप्टिकल, स्पाइरल, बैरेड स्पाइरल और इररेगुलर। स्पिनिंग गैस क्लाउड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके अंदर का ग्रेविटेशनल पुल
रूल ही गैलेक्सीज के शेप्स को डिसाइड करता है। सारी गैलेक्सीज इलिप्टिकल शेप से ही शुरू होते हैं। ये मोस्टली गैस क्लाउड्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनता है। बहुत से गैलेक्सीज इवॉल्व होकर और कॉम्प्लेक्स शेप्स ले लेते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज में 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स होते हैं और ये थाउजेंड्स लाइट ईयर्स दूर के अक्रॉस में फैले हुए होते हैं। इन गैलेक्सीज को लार्ज सेंट्रल बल्ज और स्पाइरल आर्म्स देखकर आइडेंटिफाई किया जाता है। वहीं बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी ऑलमोस्ट स्पाइरल गैलेक्सीज की तरह ही होती है, लेकिन उनके स्पाइरल आर्म्स न्यूक्लियस से नहीं बल्कि बार्स से निकलते हैं जो गैलेक्सी के न्यूक्लियस के थ्रू जाती है। इन दोनों गैलेक्सीज के स्पाइरल आर्म्स डेंसिटी वेव से फॉर्म होते हैं। अब इलिप्टिकल गैलेक्सी ऑफ कोर्स इलिप्टिकल शेप की होती है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज में इंटरस्टेलर गैस और डस्ट बिल्कुल नहीं होती। आखिरी टाइप की गैलेक्सी है इररेगुलर गैलेक्सीज। इसे ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस टाइप के गैलेक्सीज कहीं भी फिट नहीं होते। इनके शेप्स बहुत ही अलग होते हैं। एक गैलेक्सी का शेप, साइज और मास उसके फॉर्मेशन के बाद रेयरली ही चेंज होता है, लेकिन एक तरीका है जिससे गैलेक्सी का शेप बदल सकता है और वो है दो गैलेक्सीज का आपस में कोलिजन यानी कि टकराव। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दो गैलेक्सीज एक दूसरे से बिल्कुल टकरा सकती है। अब गैलेक्सीज यूनिवर्स के थ्रू स्पिन हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे से कभी ना कभी तो टकराएगी ही। इस टाइप के कोलिजन्स की वजह से हो सकता है कि स्टार्स की पोजीशन पूरी तरह से चेंज हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों गैलेक्सीज मिलकर एक न्यू गैलेक्सी फॉर्म कर ले। इस टाइप के कोलिजन्स वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में से एक होते हैं। अब जब आप गैलेक्सीज के बारे में इतना कुछ जान चुके हो, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि एस्ट्रोनॉमर्स ने आखिर ऐसा क्या डिस्कवर किया है जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत एक्साइटेड हो गई है। एक स्पाइरल गैलेक्सी मैसियर 51, जिसे बहुत से लोग द वर्लफुल गैलेक्सी भी कहते हैं, वहां एस्ट्रोनॉमर्स ने एक पोटेंशियल एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर लिया है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम M51 ULS-1b रखा गया है। ये प्लैनेट हमारे मिल्की वे से 3 गैलेक्सीज दूर के गैलेक्सी में ऑब्जर्व किया गया है। इस पूरे ऑब्जर्वेशन में M51 गैलेक्सी में टोटल 55 डिफरेंट सिस्टम्स, मैसियर 101 में 64 सिस्टम्स और मैसियर 104 में 119 सिस्टम्स ऑब्जर्व किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैसियर 101 और मैसियर 104 भी गैलेक्सीज के नेम्स ही है। इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये एक्सोप्लैनेट मिला है। हमारे इतिहास का पहला एक्सोप्लैनेट साल 1992 में डिस्कवर किया गया था और तब से जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं वो हमारी धरती से केवल 3000 लाइट ईयर्स की दूरी तक के प्लैनेट्स की ही हुई है। M51 ULS-1b पहला ऐसा प्लैनेट है जो 28 मिलियन लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सी में डिस्कवर हुआ है। इस स्टडी के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के XMM न्यूटन टेलीस्कोप की हेल्प ली है। टीम ने इस प्लैनेट को ट्रांजिट फोटोमेट्री नाम की एक टेक्निक से डिस्कवर किया है। अब दोस्तों, मुझे ये पता है कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसे एक्सोप्लैनेट तो हम निरंतर खोजते रहते हैं, तो आखिर इस एक्सोप्लैनेट में ऐसा कौन सा खास बात है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक्सोप्लैनेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं बल्कि एक दूसरे गैलेक्सी में डिस्कवर किया गया है और वो गैलेक्सी हमसे करीब 60,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। किसी प्लैनेट को ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में उसकी साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। अगर आप धरती से बैठकर हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट मरकरी को भी देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ही छोटा दिखाई देगा। तो इससे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्लैनेट जो कि हमसे करीब 60,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है उसको डिस्कवर करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा, लेकिन पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने ये करके दिखाया है। अब इसकी डिस्कवरी के लिए जिस मेथड को यूज किया गया है वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से काम करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों तरफ घूमता है, यानी उसके चक्कर काटता है। बिल्कुल सूरज की तरह हमारी और दूसरी गैलेक्सीज में लाखों स्टार्स मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स ने बेसिकली इन स्टार्स को ऑब्जर्व किया है। गैलेक्सीज में स्टार्स ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि बिल्कुल सूरज की तरह स्टार्स के साइज भी बहुत बड़े होते हैं और इसके साथ ही वो बेहद ही ब्राइट भी होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन्हीं बड़े स्टार्स के ब्राइटनेस को एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसके ऑर्बिट में कोई प्लैनेट होगा तो वो सैटेलाइट और उस बड़े स्टार के बीच में जरूर आएगा, जिस वजह से उस हॉट और ब्राइट स्टार की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हमारी धरती से देखने पर जब कोई प्लैनेट किसी स्टार के बीच से पास करता है तब उस इवेंट को
को ट्रांजिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसी ब्राइटनेस में डिप्स को ऑब्जर्व किया है। एक बार ये डिटेक्ट हो जाए तो प्लैनेट के ऑर्बिटल साइज को कैलकुलेट किया जा सकता है। साइंटिस्ट ये भी पता लगा सकते हैं कि डिस्कवर्ड प्लैनेट को स्टार के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा। ट्रांजिट की हेल्प से हम प्लैनेट्स के मास का अंदाजा भी लगा सकते हैं। प्लैनेट का मास उसके हैबिटेबल होने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा मास होगा वो प्लैनेट उतना ही ज्यादा एटमॉस्फेयर अपने अंदर एक्वायर कर पाएगा और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का मास डायरेक्टली प्लैनेट के क्लाइमेट पर असर करेगा। इसके साथ ही प्लैनेट के मास से प्लैनेट की ग्रेविटी में भी बहुत फर्क आता है। उस प्लैनेट के साइज का अंदाजा उसके होस्ट स्टार के साइज और ट्रांजिट मेथड में ब्राइटनेस कितनी कम हुई है उससे लगाया जाता है। हमने इस एक्सोप्लैनेट को वर्लपूल गैलेक्सी में 2 लार्ज ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ऑर्बिट करते हुए ऑब्जर्व किया है। अब इनमें से एक ये या तो एक न्यूट्रॉन स्टार है या फिर ब्लैक होल है और एक बहुत ही बड़ा स्टार है। ये ट्रांजिट सिर्फ 3 घंटों के लिए ही ऑब्जर्व किया गया था। इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगा लिया कि प्लैनेट का साइज शनि ग्रह जितना बड़ा है। यह ऐसा पहला वर्क है जो दूसरी गैलेक्सी में प्लैनेट के होने का कंफर्मेशन देता है और इसके साथ ही प्लैनेट डिटेक्शन और स्टडी का एक न्यू एरा एस्टैब्लिश करता है। हम अब जान गए हैं कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स जहां पर लाइफ हो सकती है वो सिर्फ हमारी गैलेक्सी में नहीं बल्कि दूसरी गैलेक्सी में भी ढूंढी जा सकती है। लेकिन एक बुरी खबर ये है दोस्तों कि दूसरी गैलेक्सी में मौजूद ये ऑब्जेक्ट अगले करीब 70 साल तक ट्रांजिट नहीं करेगा। इसीलिए इसे वापस ऑब्जर्व करने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। रिसर्चर्स ने इस बात को भी एक्नॉलेज किया है कि शायद ये ट्रांजिट क्लाउड पासिंग की वजह से भी हो सकता है। जितना भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसे बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी कर रहे हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ये एक्सोप्लैनेट है भी या नहीं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये एक एक्सोप्लैनेट ही है और ह्यूमन डिस्कवरी की हिस्ट्री में इस प्लैनेट का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सच में कोई एक्सोप्लैनेट है या फिर कोई क्लाउड पासिंग है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने गैलेक्सीज और एक्सोप्लैनेट के बारे में काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।